So we'll go ahead with next question. हमारे स्पेसिफिक हीट के दो क्वेश्चंस बाकी थे, वो दो क्वेश्चंस पहले कंप्लीट कर लेंगे हम लोग. एग्जाम्पल 3.3, गिवन द वैल्यूज ऑफ टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स. वैसे तो स्पेसिफाई कर दिया कि वैल्यूज ऑफ प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स, लेकिन कभी कभी वो स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट है कि मोलार स्पेसिफिक हीट है. तो तब कैसे समझ में आएगा? तो आगे देखो क्या बोला है. SP इक्वल टू 3400 कैलोरी पर किलोग्राम पर केल्विन. प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम यूनिट मास. तो किलोग्राम दिया है ना यहाँ पे, तो ये कौन सा स्पेसिफिक हीट है? प्रिंसिपल. अगर मोल बोला होता तो मोलार. तो आपके पास प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू दी है 3400, और प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की भी वैल्यू दी है 2400 कैलोरी पर किलोग्राम पर केल्विन फॉर द हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन, ये भी पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन H2 होता है. क्या होता है? H2. तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? 2. क्योंकि एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, तो उसका वेट हो गया 1, और दूसरे हाइड्रोजन एटम में और एक प्रोटॉन, तो टोटल कितना हो गया? 2. फाइंड द वैल्यू ऑफ J इफ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R is 8300 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन. तो सबसे पहले आपको वैल्यूज दी है SP 3400 कैलोरी पर किलोग्राम पर केल्विन. फिर आपको दिया हुआ है SV 2400 कैलोरी पर किलोग्राम पर केल्विन. फिर आपको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R की वैल्यू दी है 8300 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन. अब इम्पोर्टेंट यही है कि ये तुमको समझ में आना चाहिए. तुमको पूछा क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ J. तो अगर आपको मायर्स रिलेशन याद होगा, याद है क्या मायर्स रिलेशन? Cp माइनस CV इक्वल्स टू R. और तभी मैंने बोला था कि नॉर्मली क्या होता है, जो तुम हीट सप्लाई करते हो वो किस में होता है? कैलोरी में. और जो वर्क होता है वो किस में होता है? जूल में. तो हीट सप्लाइड इज इन कैलोरी एंड वर्क डन इज इन जूल. ऐसा चलता नहीं है. तो हमको दोनों को सेम यूनिट में लाना है, तो हम R को J से डिवाइड करते हैं. और J को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट. मैं तब ये भी बताया था कि J ये सिर्फ एक कन्वर्जन फैक्टर है. क्या ये? कन्वर्जन फैक्टर. मतलब हमको हीट सप्लाइड और वर्क डन दोनों को सेम यूनिट्स में लाना है, दोनों को कैलोरी में या दोनों को जूल में लाना है. तो हमने Cp माइनस CV इक्वल टू R अपॉन क्या लिखा था? J. राइट. तो वो J की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है आपको. वैसे मैं बता देता हूँ, J की वैल्यू 4.2 के आसपास ही आती है. 4.2 के आसपास. तो जब आप कैलकुलेशन करोगे, अगर आपका वैल्यू 4.2 के आसपास आ रहा है तो योर आंसर इज करेक्ट. ओके. और मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 2. आपको फाइंड करना है J. तो आपको फाइंड करना है J. आपको मायर्स रिलेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए फॉर प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट. प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट मतलब SP माइनस SV इक्वल्स टू R अपॉन M नॉट J. अगर तुम Cp माइनस CV लिखोगे, मोलार लिखोगे, तो M नॉट नहीं लिखते उसमें. Cp माइनस CV इक्वल्स टू R बाय J, वो होता है मोलार स्पेसिफिक हीट. प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट के लिए M नॉट से मल्टीप्लाई करते हैं. आपको क्या फाइंड करना है? J. तो J आ जाएगा R अपॉन क्या? M नॉट SP माइनस SV. ये आ गया फॉर्मूला. तो फॉर्मूला बन गया. तो अभी सिर्फ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. J इक्वल्स टू R अपॉन M नॉट SP माइनस SV. R की वैल्यू है 8300, M नॉट की वैल्यू है 2, SP की वैल्यू है 3400, माइनस SP है 2400. तो ये आ गया आपके पास 8300 अपॉन 2 इंटू 1000. 8300 अपॉन 1000 इज 8.3. तो 8.3 अपॉन 2 मतलब 4.15. तो J की वैल्यू कितनी आ गई? 4.15. मैंने बोला ना 4.2 के आसपास ही आता है, तो करेक्ट है. डन. चलो अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्विक. एग्जाम्पल 3.4. तो जो एग्जाम्पल 3.4 है ये भी इजी है, बट थोड़ा सा करेक्शन है क्वेश्चन में. क्यों बताता हूँ मैं.
द डिफरेंस बिटवीन द टू मोलार, क्या बोला है, मोलार स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस इज 8000 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। लेकिन जब किलोग्राम में मेजर करते हो तो वो मोलार होता है क्या, वो कौन होता है, प्रिंसिपल। तो पहली बात तो यहाँ पे ये करेक्शन है, यहाँ मोलार नहीं आना चाहिए, दे शुड नॉट से दिस इज मोलार। प्रिंसिपल बोले ठीक, नहीं बोले तो भी ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोलार नहीं बोलना चाहिए। तो ये जो है ना, इसको हटा देंगे यहाँ से, तो मोलार तो नहीं है। यहाँ पे भी मोलार नहीं आएगा, यहाँ पे भी मोलार नहीं आएगा। The difference between the two specific heats of a gas is 8000 joule per kilogram per Kelvin। तो डिफरेंस दिया है, डिफरेंस मतलब Sp माइनस Sv दिया हुआ है। If the ratio of two specific heats is 1.65, मतलब Sp अपॉन Sv कितना है, 1.65। कैलकुलेट द टू स्पेसिफिक हीट्स, और आपको दोनों स्पेसिफिक हीट्स को कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो गिवन पैरामीटर में आपके पास Sp माइनस Sv इज 8000 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन बोला है, और रेशो Sp अपॉन Sv 1.65 बताया है, और आपको फाइंड करने के लिए बोला है Sp और Sv की वैल्यू, राइट। एक इक्वेशन दो अननोन सॉल्व होता है क्या, होता है क्या, नहीं। दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व होता है क्या, यस। तो दो है ना, एक Sp माइनस Sv इक्वल्स टू 8000 दिया हुआ है आपको, और दूसरा Sp बाय Sv इक्वल्स टू 1.65, मतलब Sp इक्वल्स टू 1.65 टाइम्स ऑफ Sv। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, उसमें इक्वेशन नंबर 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो एक काम करते हैं, सोल्यूशन में आ जाते हैं। तो यू हैव Sp माइनस Sv इक्वल्स टू 8000, लेकिन Sp कितना है, 1.65, Sv माइनस Sv इक्वल्स टू 8000, मतलब आपके पास आ गया 0.65 टाइम्स ऑफ Sv इक्वल्स टू 8000, मतलब Sv की वैल्यू मिल गई आपको 8000 अपॉन 0.65, ऑफ कोर्स जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ओके, तो फिर यहाँ से मिल गया तुमको Sv इक्वल्स टू 8000 को मैं 80/60 लिखता हूँ, 80 इंटू 10⁻², और ये जो 0.65 है 60 × 10⁻⁻² ऊपर गया तो +2, तो 10⁻² क्या हो जाएगा, 4, क्या हो जाएगा, 4, ठीक। अब ये आ गया आपका 5 का टेबल पता होगा, तो 5 हाउ मच, 5 हाउ मच 16 जा, और ये कितना 13 जा, तो 16/13 कितना होता है, नहीं पता, 1.2 के आसपास आता है कुछ ये 16/13, तो 16/13 1.2307, 1.2307 इंटू 10⁻⁴, तो 10⁻⁴ और पॉइंट हटा दो, 12307 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ये आ गया Sv, तो Sp भी मिल जाएगा। व्हाट इज Sp माइनस Sv, व्हाट इज Sp माइनस Sv, 8000, तो व्हाट इज Sp, 8000 प्लस Sv, तो Sp इक्वल्स टू 8000 प्लस Sv, Sv है 12307, तो ये आ गया 20307 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। डन। ओके, हो गया। तो नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो आपको जैसे याद है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, तो इसमें दो पार्ट्स है, एक पहला पार्ट था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, दूसरा पार्ट है रेडिएशन का। तो रिमेंबर इस चैप्टर में दो पार्ट्स थे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस KTG, और दूसरा था रेडिएशन। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे पार्ट बी ऑफ दिस चैप्टर, रेडिएशन। लेकिन रेडिएशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स आपको यू शुड रिमेंबर, जो आपने 11 में सीखा था वो याद होना चाहिए, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद व्हाट यू विल लर्न इन 12th नाउ। तो हीट जब ट्रांसफर होता है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब हीट जाता है, सबसे पहले तो पता होना चाहिए हीट कैन गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इफ एंड ओनली इफ देयर इज डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, राइट, जिसको टेम्परेचर ग्रेडियंट भी बोलते हो तुम। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हीट तब जाता है
जब दोनों पॉइंट्स में टेम्परेचर का डिफरेंस हो या दोनों पार्ट्स ऑफ द बॉडी में टेम्परेचर का डिफरेंस हो, राइट। अब जब तुम मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट की बात करते हो तो बाय द वे पहले तो हीट क्या है पता होना चाहिए। हीट इज एनर्जी, हीट इज एनर्जी विच फ्लोज between two systems or between two points or between two parts of a system on account of difference in temperature। तो हीट ये एनर्जी है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक बॉडी से दूसरे बॉडी जाएगा ओनली इफ देयर इज डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। तो डिपेंड करता है कि कौन से मटेरियल की तुम बात कर रहे हो, तो उसके हिसाब से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हीट का जाने का तरीका भी अलग होता है। इसको हम बोलते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। अब मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट ऐसे अलग अलग क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा है। सॉलिड्स में हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएगा विथ समथिंग कॉल्ड एज कंडक्शन। लिक्विड्स में जाता है थ्रू कन्वेक्शन। और व्हेन देयर इज नो मीडियम, जब मीडियम ही नहीं है तब जाता है विथ रेडिएशन। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब हीट जाएगा तो रिमेंबर depending on the type of substance you have three modes of transfer of heat. In case of solids, heat goes from one point to another through conduction। अभी कंडक्शन क्या है मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये 11 में हमने ऑलरेडी कर लिया था, तो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। तो इन केस ऑफ सॉलिड्स द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड एज कंडक्शन। अब एग्जैक्टली होता क्या है कंडक्शन में? कंडक्शन में ऐसा होता है, यू हैव अ सॉलिड, और आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड में अरेंजमेंट इज पीरियोडिक। पीरियोडिक मतलब हर बार इक्वल डिस्टेंस के बाद, हर बार इक्वल डिस्टेंस के बाद आपको एक एटम देखने को मिलेगा, और यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इज आल्सो वेरी स्मॉल। तो इन केस ऑफ सॉलिड्स यू हैव पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड द एटम्स ऑफ द सॉलिड्स दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ऐसा होता है, दे आर वेरी नियर टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर। है दैट क्लियर? अब इफ यू गिव हीट टू वन एंड ऑफ द रॉड, ये रॉड सॉलिड का रॉड है, याद रखना ये। अगर हमने एक एंड को हीट किया, एक एंड को हीट करना, हीट मतलब एनर्जी है। एनर्जी यहाँ से बर्नर से कहाँ गया? मटेरियल को। मटेरियल मतलब मटेरियल में किसको जाएगा? एटम्स को। और एटम्स ऑलरेडी वाइब्रेट हो रहे थे, लेकिन अभी वो वाइब्रेट होंगे फास्टर एंड विथ मोर एम्पलीट्यूड। तो ये ऑलरेडी वाइब्रेट हो रहे थे, लेकिन हीट मिलने के बाद दे वाइब्रेट फास्टर एंड विथ मोर एम्पलीट्यूड। While vibrating with more amplitude, they collide with the neighboring atoms। और ये जो कोलिजन होता है ये होता है इनइलास्टिक। याद है क्या इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता है, इनइलास्टिक में एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो गया एक एटम से दूसरे पे, फिर दूसरा वाइब्रेट हो रहा है फास्टर, और फिर यहाँ से इसके पास जाएगा, फिर ये पास करेगा अगले के पास एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये एक गेम जैसा हो गया। देखा क्या? पासिंग द पिलो, म्यूजिक चलता रहता है, तुम पिलो पास करते रहते हो। तो वैसा ही है, यहाँ पे एनर्जी पास हो रहा है फ्रॉम वन एटम टू द नेक्स्ट एटम। तो इफ यू सी यहाँ पे जिस एटम ने सबसे पहले एनर्जी रिसीव किया वो खुद नहीं गया, वो कोलिजन के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। तो द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच there is no bodily movement of the atom, bodily मतलब खुद वो लेके नहीं गया, in which there is no movement of the atom itself but the energy is transferred from one atom to another through collision is called as conduction। और conduction is the mode of transfer of heat जो सिर्फ solids में ही हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता है, बाकी कहीं नहीं हो सकता है, मोस्टली इन सॉलिड्स, मोस्टली। यहाँ तक। उसके बाद है कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन में, कन्वेंशन नहीं बोल रहा हूँ मैं, कन्वेक्शन बोल रहा हूँ, क्योंकि कन्वेंशन का मतलब होता है रूल्स। कन्वेक्शन में होता ऐसा है, और एक कन्वेक्शन या फिर कंडक्शन तुम हर दिन यूज करते हो अपने घर में। यू आर यूजिंग इट एवरी डे, एवरी सिंगल डे। जब आपने खाना पकाने के लिए रख दिया, कुकर लगा दिया या कोई वेसल लगा दिया, उसके हैंडल पे क्या लगाते हो? इंसुलेटर। क्यों लगाते हो? ये हो जाएगा, यहाँ से वहाँ हीट आ जाएगा, यहाँ से वहाँ आया तो तुमको गर्म लगेगा। तो हैंडल के ऊपर इंसुलेटर लगाते हैं इसके लिए, क्योंकि कंडक्शन की वजह से हीट एक जगह से दूसरी जगह पहुँच गया, इसके लिए। और इन केस ऑफ लिक्विड्स ये भी तुम हर दिन करते हो।
घर में पानी गर्म करना, दूध गर्म करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो कैसे होता है, यहाँ पे नीचे बर्नर लगाते हो। पहले तो बर्नर बर्नर इज डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द मेटल, मेटल इज अ सॉलिड। तो पहले इस सॉलिड बेस में क्या होगा, कंडक्शन। फिर कंडक्शन के होने के बाद, कंडक्शन होने का एनर्जी किसको जाएगा, जो नीचे के मॉलिक्यूल्स है लिक्विड के, उनको। अब जो नीचे लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, दे रिसीव एनर्जी फर्स्ट एंड देन दे गो अप। तो इनको हीट पहले मिला और ये खुद ऊपर गए, देखो डिफरेंस, ये खुद नहीं गए, इन्होंने पास कर दिया, राइट। और ये चीज हर दिन तुम्हारे आसपास में होती रहती है इन डिफरेंट वेज, होता है ना। मैं कभी कभी क्या करता हूँ, ये एसी का रिमोट पड़ा है, मैं बोलता हूँ पास कर दो, कंडक्शन। कभी कभी मैं खुद चला जाता हूँ, कन्वेक्शन, है ना, कंडक्शन कन्वेक्शन। तो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स है खुद ऊपर जाएंगे, हीट लेके जाएंगे, और जो ऊपर मॉलिक्यूल्स थे जो कोल्ड थे, क्योंकि उनके पास एनर्जी मिला नहीं, तो वो नीचे आएंगे। तो कोल्डर मॉलिक्यूल्स विल सेटल डाउन एंड हॉटर मॉलिक्यूल्स विल गो अप, बराबर। तो आपके घर में जो एयर कंडीशनर या फिर आप जो रूम हीटर यूज करते हो, यही सब करता रहता है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग रियली। एसी एसी के जस्ट पास में जो एयर है, सबसे पहले वो ठंडा होता है, क्योंकि एसी वहां से हीट निकाल के बाहर थ्रो कर देता है। तो जो एसी के पास में एयर है वो ठंडा हो गया, ठंडा हो गया। कोल्डर मॉलिक्यूल कहाँ जाते हैं, नीचे, राइट। और जो नीचे गर्म हवा है वो कहाँ जाती है, ऊपर। ऊपर गई, फिर एसी ने वापस उसका हीट निकाल लिया, ठंडा हो गया, कहाँ आया, नीचे। तो उसको कन्वेक्शन करंट भी बोलते हैं। वो करंट इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, वो कन्वेक्शन करंट है। और इसलिए तुम देखोगे ना, रूम हीटर नीचे लगाए होते हैं, एसी ऊपर लगाया होता है। क्योंकि एसी ऊपर क्यों है, एसी ऊपर क्यों है, क्योंकि ठंडी हवा को नीचे छोड़ना है ना। तो तुमने नीचे लगा दिया, एसी लगा दिया नीचे फ्लोर के पास में, फिर बोल रहे हो ठंडा ही नहीं कर रहा। अरे ठंडे मॉलिक्यूल्स नीचे जाते हैं, ऊपर नहीं जाते। वो करते बैठो उसका टेम्परेचर, कुछ भी करते बैठो, कुछ नहीं होने वाला। और हीटर का उल्टा होता है। हीटर हम लोग कभी भी, देखो ये रूम है, रूम का ये वॉल है, हीटर लगाना है तो यहाँ लगेगा नीचे, हीटर नीचे लगेगा, एसी ऊपर लगेगा। क्योंकि एसी में यहाँ जो एयर है ना, इसका पहले हीट एसी निकाल लेता है, तो ठंडा हो जाता है, नीचे आता है, राइट। और हीटर में उल्टा होता है, उल्टा। हीटर में क्या होता है, हीटर में ये एयर हीट होता है, और हॉट मॉलिक्यूल्स हमेशा कहाँ जाते हैं, ऊपर। तो ये ऊपर जाएंगे, तो ये हम लोग हीटिंग एंड कूलिंग में यूज करते हैं कन्वेक्शन। इन दोनों के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत रहती है। तो अ मीडियम इज रिक्वायर्ड, मीडियम इज रिक्वायर्ड। मुझे पता है मुझे रेडिएशन स्टार्ट करना है, लेकिन ये बेसिक्स पता होगा तो रेडिएशन और अच्छे से समझेगा, राइट। मीडियम इज रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। मेरे पास एक मेटालिक रॉड है, इसके एक एंड को मैंने बर्नर के ऊपर रख दिया और दूसरा एंड मेरे हाथ में है। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, गर्म लगेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस मीडियम है। अब मैंने इधर बीच में तोड़ दिया है इसको, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मेरे को गर्म नहीं लगेगा, क्योंकि बीच में मीडियम ही नहीं है। तो कंडक्शन के लिए या कन्वेक्शन के लिए मीडियम का होना कंपलसरी होता है, कंटिन्यूअस मीडियम होना जरूरी होता है। अब आ जाते हैं थर्ड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, विच इज कॉल्ड एज रेडिएशन। हमको पूरा फोकस इस पे करना है, रेडिएशन पे। तो हमारा जो चैप्टर का पार्ट बी है वो यहाँ से स्टार्ट होगा अभी, रेडिएशन से। सो विल स्टार्ट पार्ट बी। कंडक्शन एंड कन्वेक्शन तो हमने 11 में सीख लिया, तो अभी वी विल स्टार्ट विद रेडिएशन। तो व्हाट इज रेडिएशन, रेडिएशन इज आल्सो वन ऑफ द मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, राइट। एक्चुअली इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो रेडिएशन इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। अब ये ट्रांसफर ऑफ हीट क्यों हो रहा है वो भी समझ लेते हैं। यू नो रेडिएशन कब होता है, रेडिएशन मतलब इमिशन ऑफ एनर्जी। हीट इज एनर्जी, मैंने अभी बोला, अभी बताया ना, हीट इज एनर्जी। तो यहाँ पे तुम हीट कर रहे हो, मतलब ये एनर्जी तो है। तो रेडिएशन इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। लेकिन यहाँ पे ये हीट रिलीज क्यों हुआ, फॉर एग्जाम्पल
सन से हीट आता है क्या अर्थ तक? आता है? क्यों आता है? चलो, सन ने हीट इमिट ही क्यों किया ये बताओ, एनर्जी इमिट क्यों किया? बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ व्हाई सन इज इमिटिंग एनर्जी? बिकॉज ऑफ वो स्टार है, मुझे पता है। बिकॉज ऑफ radiation is one of the modes of transfer of heat in which a body continuously emits energy because of temperature. वहां पे हायर टेम्परेचर है, इसके लिए एनर्जी इमिट हो रहा है वो। तो रेडिएशन में एनर्जी इज इमिटेड कंटिन्यूअसली फ्रॉम द सरफेस ऑफ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स टेम्परेचर, तो जब भी एक सरफेस से, एक बॉडी से एनर्जी इमिट हो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, उसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी। क्या बोलते हैं? थर्मल एनर्जी। तो रेडिएशन is one of the modes of transfer of heat in which a body या फिर a surface of body or in which energy is continuously emitted, in which energy, और ये एनर्जी इज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? थर्मल एनर्जी। क्या बोलेंगे? थर्मल एनर्जी। इन विच एनर्जी इज कंटिन्यूअसली इमिटेड फ्रॉम द surface of body due to its temperature। मतलब जहाँ पे हायर टेम्परेचर हो, वहाँ पे एनर्जी रिलीज हो, तो वो क्या होता है? थर्मल एनर्जी होता है। और थर्मल एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। ठीक है, पक्का? अब ये जो थर्मल एनर्जी इमिट हुआ, थर्मल एनर्जी मतलब एनर्जी इमिटेड ड्यू टू टेम्परेचर, इसका और एक नाम है, इसको बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। क्या बोलते हैं? radiant energy. So this thermal energy is also known as radiant energy. This thermal energy is also known as radiant energy. क्या बोलते हैं इसको? radiant energy. राइट? अब ये जो रेडिएशन है, रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। Radiation is the fastest mode of transfer of heat। मतलब कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इसमें सबसे फास्ट कौन है? रेडिएशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर ही हो रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट? तो इस केस में energy goes from one point to another point in the form of electromagnetic radiation. What is the speed of electromagnetic wave? 3 × 10⁸ meter per second, 3 lakh kilometer per second. So that is why this is the fastest mode of transfer of heat. और एक स्पेशल चीज है, कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए क्या रिक्वायर्ड था? मीडियम। यहाँ पे जरूरत नहीं है, राइट? It does not require a material medium। एग्जाम्पल बताऊं? बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसमें से एक एग्जाम्पल जिसके से तुम जिंदा हो, अपना सन, वहां से अर्थ तक एनर्जी आता ही है बिकॉज ऑफ रेडिएशन, और अर्थ और सन के बीच में कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है। मतलब यहाँ पे मटेरियल मीडियम नहीं होने के बाद भी रेडिएशन के थ्रू एनर्जी आ ही रहा है। और क्योंकि सन का एनर्जी यहाँ तक पहुँचता है, इसके लिए हमारे प्लैनेट पे थोड़ा सा टेम्परेचर ऐसा है जहाँ पे हम लोग जी पाए, नहीं तो बहुत ठंडा हो जाता, नेगेटिव, बहुत माइनस, तुम नहीं जी पाते। तो मतलब हम लाइफ, नॉट लाइक ह्यूमंस ओनली, ऑल्सो एनिमल्स, अदर स्पीसीज। गुड, यहाँ तक क्लियर? और बाय द वे, अब मैं लिखूंगा नहीं, इसे पता होना चाहिए, ये जो एनर्जी इमिट हुआ फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ बॉडी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, सो दिस थर्मल एनर्जी इमिटेड बाय a body or by the surface of a body because of its temperature is called as thermal radiation। क्या बोलते हैं इसको?
थर्मल रेडिएशन, क्या बोलेंगे इसको? तो अगली बार से थर्मल रेडिएशन मतलब एनर्जी इमिटेड बाय बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स टेम्परेचर, और रेडिएंट एनर्जी या थर्मल एनर्जी इज आल्सो एनर्जी इमिटेड बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? अब हमको ये देखना है कि ये जो रेडिएशन है, मतलब जो थर्मल एनर्जी है, मतलब जो रेडिएंट एनर्जी है, ये अगर एक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आके इंसिडेंट हो जाए तो क्या क्या हो सकता है? इसको बोलते हैं इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। क्या बोलते हैं इसको? इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन। कौन सा रेडिएशन? अभी बताया था। कौन सा रेडिएशन? थर्मल रेडिएशन। कौन सा रेडिएशन? तो इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। तो व्हेन थर्मल एनर्जी या फिर थर्मल रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी, तो तीन चीजें होती है। देखो क्या क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे थर्मल एनर्जी, थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट हुआ तो तीन चीजें होगी, तीन चीजें हो सकती है। नंबर वन, पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, इसका एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया। पार्ट ऑफ इट इज ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड मतलब पास होना, आर पार जाना, पास होना, राइट। और पार्ट ऑफ इट इज एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब होना मतलब ना रिफ्लेक्ट हुआ ना पास हुआ, तो बॉडी ने खुद के पास रख लिया, तो उसको ऐसे दिखाओगे, उसको ऐसा दिखाते हैं इंटरनली रिफ्लेक्ट होते जा रहा है, ऐसा दिखा रहे हैं। इंटरनल रिफ्लेक्ट होते जाना मतलब जो बॉडी है वो एनर्जी को बाहर जाने दे रहा है क्या? नहीं। तो याद रखना, जब थर्मल एनर्जी, सो व्हेन थर्मल एनर्जी, व्हेन थर्मल एनर्जी इज इंसिडेंट या थर्मल रेडिएशन इज इंसिडेंट, दोनों एक ही बात है। थर्मल एनर्जी इज इंसिडेंट, इज इंसिडेंट ऑन अ बॉडी या फिर ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी, on the surface of a body, a part of it, a part of it is reflected, a part of it is transmitted, of it is transmitted, is transmitted, and a part of it is absorbed, and a part of it is absorbed. तो लेट अस से एक काम करते हैं, कुछ नाम दे देते हैं, बोल देते हैं Q इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज इंसिडेंट, उसमें से जो रिफ्लेक्ट हुआ उसको QR बोल देता हूँ, QR इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड। जो एब्जॉर्ब हुआ उसको QA बोल देता हूँ, QA इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब। और जो ट्रांसमिट हुआ उसको QT बोल देता हूँ, तो QT इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड। तो थोड़ा सा नाम दे दिए, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं लेट Q क्या था? टोटल रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट, टोटल रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट। तो सरफेस पे कितना एनर्जी इंसिडेंट हुआ? Q। QR क्या है? रेडिएंट एनर्जी रिफ्लेक्टेड। तो उस बॉडी ने कितना एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर दिया, तो रेडिएंट एनर्जी रिफ्लेक्टेड। QA क्या है? रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। और Q सफिक्स T क्या है? ये QT क्या है? रेडिएंट एनर्जी ट्रांसमिटेड, तो रेडिएंट एनर्जी ट्रांसमिटेड। गुड। तो देयरफॉर इससे एक इक्वेशन बन जाएगा, टोटल एनर्जी इंसिडेंट कितना हुआ था? Q, उसका क्या क्या हुआ? या रिफ्लेक्ट हो गया, या एब्जॉर्ब हो गया, या फिर ट्रांसमिट हो गया। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि QA प्लस QR प्लस QT, देख सकते हैं ना। टोटल एनर्जी आया Q, उसमें से एक पार्ट एब्जॉर्ब हो गया, एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया और एक पार्ट ट्रांसमिट हो गया, तो Q इक्वल्स टू QA प्लस QR प्लस QT। अब एक काम करो, इस इक्वेशन को डिवाइड बाय Q कर लो ऑन बोथ साइड्स। तो डिवाइडिंग बाय Q ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, तो डिवाइड कर लो। तो Q बाय Q इज 1 इक्वल टू QA बाय Q प्लस QR बाई Q प्लस QT बाई Q। और मैं जानबूझ के साथ लिखने का तरीका भी बहुत स्पेसिफिक है,
मैंने जानबूझ के QA QR QT से लिखा है। मैं चाहता पहले तो मेरे को भी आई वॉन्ट यू टू शिफ्ट। गुड, थैंक यू सो मच। अब ऐसा है, मैंने पहले ट्रांसमिटेड लिखा होता क्या फर्क पड़ता? QT QR QA क्या फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। पहले QR लिखा होता तो फर्क पड़ता नहीं। फिर मैंने QA QR और QT ऐसा सीक्वेंस में क्यों लेके बताता हूँ मैं। तुमने जब Q से डिवाइड किया तो लेफ्ट हैंड क्या बन गया? 1। इधर क्या है? QA बाय Q। इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। डिफाइन करूंगा अभी मैं। QR बाय Q को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। और QT बाय Q इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। और ये जो QA बाय Q है ना, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल a से। किससे? और QR बाय Q को रखते हैं स्मॉल r, और QT बाय Q को बोलते हैं T। अब देखो आर्ट इक्वल टू 1, याद रहता है ना? आर्ट ART इक्वल टू 1। ये याद रखना ज़्यादा आसान होता है, इसके लिए मैंने उसको ऐसा ART रखा है। तो थोड़ा सा ट्रिक बना लेना, याद रहेगा। तो वेयर A इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन अभी डिफाइन करेंगे, या इसको और भी 2-3 नाम है। एब्जॉर्प्टिव पावर भी बोलते हैं, एब्जॉर्प्टिविटी भी बोलते हैं। ओके। और R इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको भी 2-3 नाम है। इसको रिफ्लेक्टिव पावर या फिर रिफ्लेक्टिविटी या फिर रिफ्लेक्टेंस भी बोलते हैं। T स्मॉल t इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। क्या बोलते हैं इसको? कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। या फिर इसको बोलते हैं ये नॉट ट्रांसमिटिव पावर, इसको बोलते हैं ट्रांसमिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसमिटिविटी। तो इसके भी 2 नाम है, पर ठीक है, हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन ही बोलेंगे। तो अब हम लोग पहले डिफाइन कर लेंगे व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। डिफाइन करना पड़ेगा हमको, वेल डिफाइंड। इजी है डेफिनेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट टू इजी। गुड। तो पहले इतना याद होना चाहिए, सिंपल। मैं वापस एक बार बता देता हूँ। अब तक क्या पिक्चर है? अब तक पिक्चर सिर्फ इतना है कि हमको रेडिएशन का पार्ट स्टार्ट करना था। रेडिएशन इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो वन ऑफ द मोड्स मतलब बाकी मोड्स भी है, तो पहले बाकी मोड्स पता होने चाहिए। कंडक्शन, कन्वेक्शन, ये बाकी 2 मोड्स है। कंडक्शन होता है सॉलिड्स में, कन्वेक्शन होता है लिक्विड्स में, और जहाँ मीडियम ही नहीं हो वहाँ होता है ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। पहली बात, इन विच एक बॉडी है, इन विच अ बॉडी इज कंटिन्यूअसली इमिटिंग एनर्जी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, तो थर्मल एनर्जी इमिट हो रहा है। नंबर 2, रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, राइट, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हीट एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो जो स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होगा वही स्पीड होगा रेडिएशन के, मतलब एनर्जी के ट्रांसफर का। नंबर 3, इट डज नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम। बीच में मीडियम हो नहीं हो डजंट मैटर रियली, बराबर। गुड। ये जो थर्मल एनर्जी इमिट हुई इसको और एक नाम है रेडिएंट एनर्जी। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब थर्मल एनर्जी इमिट हुआ है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर, इसको हम लोग थर्मल रेडिएशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मल रेडिएशन। अब हमको ये समझना था कि जब ये देखो एनर्जी तो एनर्जी है, कहीं से इमिट हुआ कहीं तो जाएगा। जैसे लाइट है यहाँ, ट्यूबलाइट, इसका लाइट इमिट हुआ, वो तुम्हारे ऊपर भी तो आ रहा है, तुम्हारा बॉडी भी वही कर रहा है ऑलमोस्ट। जो थर्मल रेडिएशन अगर एक बॉडी पे आके इंटरेक्ट मतलब इंसिडेंट हुआ, तो जो ये सरफेस करने वाला है, जो बॉडी करने वाला है, वही तुम्हारा बॉडी भी करता है। योर बॉडी ऑल्सो एब्जॉर्ब सम पार्ट ऑफ लाइट, इट रिफ्लेक्ट सम अदर पार्ट, और दैट इज वेरी रियली इंटरेस्टिंग थिंग। यू सी, किसी ने ब्लू कलर का टी शर्ट पहना है, किसी ने येलो पहना है, किसी ने ग्रीन पहना है। तुमको रियलिटी पता है? रियलिटी ये है कि ये वाइट लाइट है। क्या ये वाइट लाइट में 7 कलर होते हैं? कितने होते हैं? तो मुझे सिर्फ ब्लू क्यों दिख रहा है, फिर मुझे सिर्फ येलो क्यों दिख रहा है, ग्रीन क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो जो टी शर्ट पहन के रखा है, लेटर से येलो कलर का टी शर्ट, वो जो मटेरियल है ना, वो इन 7 कलर में से 6 को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है? एक को रिफ्लेक्ट करता है, दैट इज येलो। तो येलो रिफ्लेक्ट हो गया, इसलिए मैं देख पा रहा हूँ येलो है वो। तो बाकी 6 कलर कहाँ गए? एब्जॉर्ब में। तो योर बॉडी
योर क्लोथ्स दे आर डूइंग द सेम थिंग मोर और लेस जो ये कर रहा है. तो व्हेन radiation, thermal radiation, they are incident on some surface or some body, it does three things. Part of it is reflected, part of it is transmitted, and part of it is absorbed. तो अगर मैं मान लेता हूँ Q इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट, उसमें से एक पार्ट एब्जॉर्ब हो गया कितना क्यू ए, एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया कितना क्यू आर, और एक पार्ट ट्रांसमिट हो गया कितना क्यू टी. तो Q इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टी डिवाइड बाई क्यू. तो आपको मिल गया 1 इक्वल टू क्यू ए बाई क्यू प्लस क्यू आर बाई क्यू प्लस क्यू टी बाई क्यू. क्यू ए बाई क्यू को तुम बोलते हो ए, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन. क्यू आर बाई क्यू को बोलते हो आर, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन. और क्यू टी बाई क्यू को बोलते हो स्मॉल टी, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन. तो यू हैव ए प्लस आर प्लस टी इक्वल टू 1, इक्वल टू 1. तो मैं याद ऐसा रखता हूँ आर्ट इक्वल टू 1, तो याद रहता है, आसान है बहुत. अब हमको सिर्फ डिफाइन करना है कि कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है. व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन? क्यू ए बाय क्यू. क्यू ए बाय क्यू डिफाइन कैसे करोगे? सिंपल है. क्यू ए बाय क्यू मतलब वो रेशो है. क्या है वो? रेशो. तो इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ, किसका रेशो? हाँ, क्यू ए बाय क्यू को इंग्लिश में लिखना पड़ेगा ना. इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ radiant energy absorbed to that of total radiant energy incident on a body. हो गया डिफाइन. So it is a ratio of, it is the ratio of, or it is defined as a ratio of radiant energy absorbed, radiant energy absorbed to that of radiant energy incident on the body. Radiant energy incident on a body या on the surface of a body. ये हो गया coefficient of absorption defined. So this is the definition of coefficient of absorption. Small a equals to QA by Q. By the way, QA is energy. QA is also energy. Energy upon energy is dimensionless. तो ये प्योर नंबर है. इट इज जस्ट नंबर. सिमिलरली आप डिफाइन कर सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन. कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन डिफाइन कर सकते हैं हम लोग. कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन डिफाइन करेंगे हम लोग. कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन डिफाइन कर लेंगे. ओके. तो कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टिविटी या फिर रिफ्लेक्टेंस, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन स्मॉल आर कैसे डिफाइन करोगे? इट इज द रेशियो ऑफ रेडिएंट एनर्जी रिफ्लेक्टेड, वेरी गुड, रिफ्लेक्टेड टू दैट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन अ बॉडी. तो एनर्जी रिफ्लेक्टेड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट का रेशियो जो होता है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन. तो स्मॉल आर, therefore small r is equals to qr by q, right? Similarly you can define what is coefficient of transmission. Coefficient of transmission कैसे डिफाइन करोगे? स्मॉल टी. It is the ratio of radiant energy transmitted, very good, transmitted to that of radiant energy incident on a body. Transmitted. Okay. So therefore you can say T equals to QT upon Q. ये तीनों ही कोएफिशिएंट, दे आर जस्ट नंबर, दे आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी. क्योंकि ये एनर्जी अपॉन एनर्जी है तो डायमेंशनलेस है. हो गया. अब हम लोग डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, आर मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड टी कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, इनके वैल्यूज के हिसाब से, इनके वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम लोग सब्सटेंस को अलग अलग टाइप में क्लासीफाई करते हैं. तो अगला टॉपिक देखोगे टाइप्स ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन.
तो टाइप्स ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। तो इन टोटल हम लोग डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ ए, आर एंड टी हम लोग सब्सटेंस को 4 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। 4 कितने? 4। एक को बोलते हैं डायएथरमेनस। क्या बोलते हैं? डायएथरमेनस। एक को बोलते हैं एथरमेनस। क्या बोलते हैं? एथरमेनस। एक को बोलते हैं परफेक्ट रिफ्लेक्टर्स। क्या बोलते हैं? परफेक्ट रिफ्लेक्टर्स। और एक को बोलते हैं परफेक्ट एब्जॉर्बर्स। और परफेक्ट एब्जॉर्बर्स को और एक नाम है ब्लैक बॉडी। क्या बोलते हैं इसको? ब्लैक बॉडी। गुड, राइट। तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ coefficient of absorption, coefficient of transmission and coefficient of reflection, we can classify the substance into 4 types. Number 1 is diathermanous, number 2 is athermanous, number 3 is perfect reflector, number 4 is perfect absorber. करेक्ट। और मैं इसलिए बोलता हूँ कि क्लास में जो बता रहा हूँ उतना ध्यान रखना, घर पे जाके फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, पर कंडीशंस अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशंस है तो ध्यान दो। डायएथरमेनस मतलब ट्रांसपेरेंट। मतलब क्या? ट्रांसपेरेंट। ये देखो, ये ना चश्मे, मतलब मेरा जो स्पेक्टेकल्स है उसका ग्लास, इज इट नॉट ट्रांसपेरेंट? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपेरेंट? ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार। तो ट्रांसपेरेंट मतलब अ सब्सटेंस विच अलाउज द रेडिएशन टू पास थ्रू, है ना? बराबर ना? पास होने देता है, उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हो। तो डायथर्मिनस मतलब ट्रांसपेरेंट। लेकिन यहाँ पे तुम लाइट की बात कर रहे हो क्या? नहीं, तुम बात कर रहे हो रेडिएंट एनर्जी, मतलब थर्मल एनर्जी का। तो ऐसा सब्सटेंस जो थर्मल एनर्जी को ना एब्जॉर्ब करता है ना रिफ्लेक्ट करता है, सिर्फ क्या करता है? पास करता है। क्या करता है? उसको बोलते हैं डायथर्मिनस। क्या बोलते हैं? तो मैंने अभी बोला ऐसा सब्सटेंस जो थर्मल एनर्जी को, रेडिएंट एनर्जी को ना एब्जॉर्ब करता है, तो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कितना आएगा? 0, क्योंकि एब्जॉर्ब करता ही नहीं है। ना वो रिफ्लेक्ट करता है तो 0, सिर्फ क्या करता है? ट्रांसमिट। और a प्लस आर प्लस टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? 1। तो तुम अगर बोल रहे हो कि a और r 0 है तो t की वैल्यू कितनी बचेगी? 1 ही आएगी। तो सब्सटेंस अभी मैं लिखने नहीं वाला क्योंकि नोट्स मैंने इसलिए दिए हैं, थोड़ा थोड़ा से हल्का हल्का सा लिख देता हूँ। अ सब्सटेंस विच अलाउज थर्मल एनर्जी टू पास थ्रू। तो अ सब्सटेंस which neither absorbs nor reflects but allows the thermal energy to pass through, मतलब to transmit, to pass through is known as, क्या बोलोगे इसको? which type of substance is known as, क्या नाम दिया हमने? is known as diatherminous substance. So for a diatherminous substance, A is 0, R is 0, T is 1, and diatherminous substance is completely transparent to heat, मतलब it allows heat to pass through. बेसिकली ये गुड कंडक्टर है हीट का, क्योंकि उसने कंडक्ट कर दिया, पास कर दिया ना हीट को, इसलिए गुड कंडक्टर है वो, याद रहेगा। एथरमेनस इसका उल्टा होता है। मतलब
जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पूछा ये ग्लास, तुम बोले वो ट्रांसपेरेंट है, आर पार दिखता है। अब बताओ बॉटल के आर पार दिखता है क्या तुमको? नहीं। तो ऐसे को बोलोगे एथर मेनस। सिर्फ इतना है कि यहाँ पे लाइट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? हीट, मतलब थर्मल रेडिएशन, रेडिएंट एनर्जी। तो अ सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू इज कॉल्ड एज एथरमेनस। तो it does not allow heat to pass through, हीट को पास नहीं होने देता। तो पास नहीं होने देता तो क्या करेगा? या तो एब्जॉर्ब करेगा या तो रिफ्लेक्ट करेगा। सो इट इधर एब्जॉर्ब्स और रिफ्लेक्ट्स। ऑफ कोर्स किसके एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन की बात चल रही है? थर्मल एनर्जी, मतलब रेडिएंट एनर्जी। बराबर। जो सब्सटेंस हीट को पास नहीं करते उसको बोलते हैं ओपेक। ओपेक मतलब जहां से तुम आर पार नहीं देख सकते हो। यहाँ पे देखने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है हीट की। तो जो सब्सटेंस हीट को आर पार जाने नहीं देगा उसको बोलते हैं ओपेक। अब बात यह है, आप लोगों को लगता है ना कि हम जो फिजिक्स पढ़ते हैं रियल लाइफ में कहाँ काम में आता है? अरे तुम लोग हर दिन यही यूज कर रहे हो। तुमको पता है हमारा एंशियंट इंडिया में कितना साइंस था, जितना आज नहीं यूज करते हो पहले करते थे। पहले कौन सा एसी थी तुम्हारे पास? कुछ नहीं था, फिर भी तब के घर ठंडे थे। क्यों थे? किले जाके देखो, हमारे राजा महाराजाओं ने जो किले बने वो जाके देखो जरा। ये इतना मोटा मोटा चौड़ा वाला वॉल, और उसमें ईंट नहीं यूज करते थे, वो कुछ और था, वो पत्थर या फिर अदर टाइप ऑफ मटेरियल्स, वॉट एवर इट वॉज, क्योंकि डिपेंड्स फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन। राजस्थान में जो मटेरियल यूज होता है वो महाराष्ट्र में नहीं हो सकता, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, टेम्परेचर और कंडीशंस का डिफरेंस है। नंबर टू, यहाँ बारिश बहुत होती है, तो मिट्टी के घर बनाओगे बारिश में सब बह जाएगा। गुड। तो यू सी, उनको भी साइंस पता था, उनको पता था कि हमको यहाँ पे एथरमेनस सब्सटेंस लगाना है ताकि बाहर का हीट अंदर नहीं जाए, और ठंड में अगर मैं अंदर हीट जनरेट कर रहा हूँ तो बाहर नहीं जाए। बराबर। और कहीं कहीं पे ट्रांसपेरेंट मतलब डायथर्मनस यूज करना भी पड़ता है। तो दिस काइंड ऑफ सब्सटेंसेस वी वर यूजिंग सिंस लॉन्ग, एटलीस्ट इन आवर कंट्री। बाकी का तो पता नहीं मेरे को, बाकी तो शायद नहीं थे, बट वी आर साइंटिफिकली वी वेयर मोर एडवांस। तो ठीक है, एनीवेज नॉट गोइंग इनटू हिस्ट्री, फिर थोड़ा सा क्या हो जाता है, अदर थिंग्स वी विल हैव टू स्टडी, साइंस साइड में रह जाएगा। तो एनीवेज जो सब्सटेंस हीट को पास नहीं करते वो कौन होते हैं? ओके। अब पास नहीं करते तो कुछ तो करेंगे ना। क्या किया? एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट। मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू जीरो नहीं है, आर की वैल्यू भी जीरो नहीं है, लेकिन टी की वैल्यू क्या है? जीरो। अब ए की वैल्यू जीरो नहीं है, आर की वैल्यू जीरो नहीं, लेकिन टी की वैल्यू जीरो है, तो ए प्लस आर प्लस टी इक्वल टू वन था, तो क्या बच गया? ए प्लस आर इक्वल्स टू वन। हो गया। देन यू हैव परफेक्ट रिफ्लेक्टर्स। ये ऐसे मटेरियल है जो जितना भी रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट हुआ पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर देते हैं। सो दे रिफ्लेक्ट रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट, रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट, इंसिडेंट ऑन देम बेसिकली। मतलब ये ना एब्जॉर्ब करेंगे तो ए की वैल्यू जीरो, ना ये ट्रांसमिट करेंगे तो टी की वैल्यू भी जीरो, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई? वन। So the materials which completely reflects radiant energy incident on them are called as perfect reflector. They neither absorb, they neither transmit. उसका आता है परफेक्ट एब्जॉर्बर, ब्लैक बॉडी। अभी गेस कर लो, ए की वैल्यू वन, आर की वैल्यू जीरो और टी की वैल्यू भी जीरो। सो परफेक्ट एब्जॉर्बर्स, they absorb all the energy, all the radiant energy, all the radiant energy incident on them, incident on them। जितना भी एनर्जी उनके ऊपर इंसिडेंट हुआ पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, ना रिफ्लेक्ट किया ना ट्रांसमिट किया, इसलिए इसको ब्लैक बॉडी भी बोलते हैं। अब ब्लैक बॉडी क्यों बोलते हैं? अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, जस्ट नाउ आई गिव एन एग्जांपल। ये जो लाइट है ये वाइट लाइट है, वाइट लाइट है 7 कलर्स। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 7 कलर आपके बॉडी के ऊपर इंसिडेंट हुए, मेरे को तो सिर्फ येलो दिख रहा है, तो 6 कहाँ गए? एब्जॉर्ब हो गए। मान लो सातों के सातों एब्जॉर्ब हो जाते तो मुझे क्या दिखता? ब्लैक।
नथिंग, ब्लैक इज नॉट अ कलर, ब्लैक इज द एब्सेंस ऑफ कलर। जहाँ पे कलर नहीं होता वो ब्लैक दिखता है, ब्लैक कलर नहीं है। तो जहाँ पे कलर ही नहीं होता है उसको ब्लैक बोलते हैं। तो यू सी ब्लैक, इसलिए वो होता है ब्लैक बॉडी, राइट। तो a substance or a material which absorbs all the incident energy, radiant energy incident on them is called as perfect absorber या फिर black body. Okay, so depending on the values of A, R and T, we have classified the substance into four types. Diatherminous, what is the value of A? 0, R 0, T equals to 1. Atherminous, A is not 0, R is not 0, but T is 0. So A plus R equal to 1. बराबर। Perfect reflector, A 0, T 0, R 1. Perfect absorber मतलब black body A 1, R 0 और T 0। यहाँ तक क्लियर। अब नेचर में परफेक्ट एब्जॉर्बर मतलब ब्लैक बॉडी ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि नेचर में परफेक्ट या आइडियल चीजें होती ही नहीं है। तो हम एक आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी बनाते हैं जिसको बोलते हैं फेरीज ब्लैक बॉडी। क्या बोलते हैं? है क्या अगला टॉपिक फेरीज ब्लैक बॉडी? है ना, वो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।